हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंड एस 105 को। इससे लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट प्रोविजंस को देखा था। हमने देखा था कि जब नॉन करंट एसेट को मैं हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देता हूं तो क्लासिफाई होने के बाद मैं उसको 105 के अकॉर्डिंग मेजर करता था। तो हमने वो मेजरमेंट के प्रोविजंस देखे थे कि कैसे किस अमाउंट पे मैं मेजर करता हूं। उससे पहले मेजरमेंट करने से पहले इंड एस 105 की मेजरमेंट करने से पहले मैंने ये भी देखा था कि जिस इंडेक्स से वो एसेट बिलोंग करती थी पहले, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग उस डेट की मैंने सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकाली थी। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि आप मेरी शादी में आओगे, मैं आपको मैरिज का इनविटेशन दिया था, आप पहले घर से खा के आओ फिर मैं यहां पे खिलाऊंगा। मतलब पहले अपने आप जहां से आ रहे हो वहां से मेजर करके आओ, फिर मैं भी तुमको मेजर करूंगा। तो अभी आगे यहाँ पे आज कंटिन्यू करते हैं कि मान लो हमने वो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैनेजमेंट का प्लान था कि सेल वगैरह करनी है। तो उसके बाद हमने क्राइटेरिया देखा था कि इंडेक्स 105 का मीट कर रहा है नहीं कर रहा। बट अभी मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट का प्लान चेंज हो गया। मान लो मैनेजमेंट कहते हैं कि हमें इसको सेल नहीं करना, हमें इसको अपने बिजनेस में ही यूज करना है। अब बिजनेस में ही यूज करना है अगर, तो हमने इंडेक्स 105 का क्राइटेरिया आउट हो गई है वो। अगर हम कहेंगे कि बिजनेस में यूज करना, सेल करने का प्लान नहीं है मेरा, उसका क्राइटेरिया ही था कि अवेलेबल इमीडिएट फॉर सेल। ठीक है, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल। बट वो क्राइटेरिया मीट ही नहीं करा, तो क्या उसको हेल्ड फॉर सेल अपनी बुक्स में शो कर सकते हैं? अब नहीं, वो सीज हो जाएगा। आप अपनी बुक्स में अब उसको एज हेल्ड फॉर सेल शो नहीं करोगे, तो आप उसको अपनी बुक्स में फिर दोबारा से रीमेजर करना होगा। उसको हेल्ड फॉर सेल तो शो नहीं करोगे, तो जिस अगर यूज कर रहे हो जैसे अब, ठीक है, यूज करोगे तो जिस इंडेक्स से आई थी उसी के इंडेक्स के अंदर चली जाएगी। जैसे पीपी के लिए यूज करे तो पीपी में चली जाएगी। अब समझे? तो अब कौन सी अमाउंट पे जाएगी? क्या जो अमाउंट आपकी बुक्स में शो हो रही है उसी पे जाएगी? आप लॉजिकली बताओ, क्या उस पे जानी चाहिए? नहीं। जब ये आई थी तो इसने हमारी बातों पे विश्वास नहीं किया था, इसने खुद मेजर किया था इंडेक्स 105 ने। तो जब मैं इंडेक्स 105 से वापस लूंगा तो इसकी अग्नि परीक्षा तो लूंगा, तो मतलब कि दोबारा से कैलकुलेट करूंगा, मैं दोबारा से मेजर करूंगा इसको। जब इसने हमारी बातों पे विश्वास नहीं किया, हम भी इसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, तो हम दोबारा से रिमेजर करेंगे। रिमेजर कैसे करेंगे? कौन सी अमाउंट पे करेंगे? हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अगर मैं इसको क्लासिफाई ना करता एज हेल्ड फॉर सेल, तो मेरा कितने अमाउंट पे शो होता बुक्स में। तो मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको लेके चलता हूं, थोड़ा सा यहां पे समझाता हूं। ठीक है, मान लो मेरी कैरिंग अमाउंट थी, ये कब की है? जिस दिन मैंने इसको क्लासिफाई किया था। क्लासिफाई करने से पहले पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो मैंने कैरिंग अमाउंट निकाली थी, पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इसके ऊपर लग रहा था पहले, उसके अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट आई थी मेरी, लगा लो 1,00,000 रुपीज की। फिर मैंने रीमेजर किया था इंडेक्स 105 के अंडर। ठीक है, तो मेजर अंडर इंडेक्स 105, तो इसके अंदर मेजर किया था, तो मेरी कितनी अमाउंट पे मेजर हुआ था ये लगा लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हुआ था मेरा मेजर। हम क्या करते थे? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर, तो इससे कम ही होगा मेरा। कैरिंग अमाउंट 1,00,000 थी, तो मतलब ये मान लेते हैं कि 90,000 पे मैंने इसको रिमेजर किया होगा अपनी बुक्स में। ठीक है, अब मैं इस पे डेप्रिसिएशन का रेट दे देता हूं। डेप्रिसिएशन है मान लो मेरा 10%। 10% लग रहा है डेप्रिसिएशन। ओके, अभी अगर मैं कहूं, ये मेरी डेट कब की डिटेल है सारी, 31 मार्च 2025 की है मान लो। ठीक है, 31 मार्च 2025 को मेरी कैरिंग अमाउंट ये कौन सी थी? एज पर ओल्ड इंडेक्स, और मेजर किया था उसके अंदर 105 के अकॉर्डिंग, तो 90,000 हो गई थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया होगा? इंपेयरमेंट लॉस वगैरह बुक कर दिया होगा। ठीक है, 90,000 का और 10,000 का। ठीक है, एज पर इंडेक्स 105। अब डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा मेरा 10%। अब मैं कहता हूं कि मेरा प्लान ही नहीं है इसको बेचने का। अब मैं किस दिन की बात हुई है मेरी प्लान चेंज हुआ? मैं मान लेता हूं कि ये मैं गया 31 मार्च नहीं, 31 जून। जून तो 30 का होता ना आई थिंक, हाँ, 30 जून 2025 को मैंने कहा कि मेरा प्लान चेंज हो गया। अब जिस दिन चेंज हो ना प्लान, उस दिन की मैं रिकवरेबल अमाउंट लिख देता हूं कि कितनी रिकवरेबल अमाउंट है मेरी। इस दिन की मेरी रिकवरेबल अमाउंट है, मान लो 1,00,000 नहीं, 1,00,000 छोड़ो, इसको कह देता हूँ कि 95,000। ठीक है, 95,000 है उस दिन की मेरी रिकवरेबल अमाउंट। चाहे 1,20,000 मान लो, कोई वो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने ये मान लिया एक बार के लिए
अभी इसको रीमेजर कर रहा हूं मैं दोबारा से, किस पे, इंडेक्स 105 से जब वापस आएगी, कब आई है मेरे पास वापस, मेरे पास आई है 30th, मतलब कि रिक्लासिफाई कब हुई है, मतलब कि अब से हेल्ड फॉर सेल नहीं है ये, 30 जून 2025 से। अब इसके अंदर मैं कैसे करूंगा, अभी सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट निकालूंगा कि अगर मेरा ये क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल नहीं हुआ होता तो इस डेट पे कितनी कैरिंग अमाउंट होती। तो सबसे पहले कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकाली थी मैंने जो एज पर ओल्ड इंडेक्स, कैरिंग अमाउंट एज पर ओल्ड इंडेक्स ऑन 31 मार्च 2025 कितनी थी उस दिन, 1 लाख की, 1 लाख। अब इसमें लेस कर दूंगा मैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि मेरा कुछ डेप्रिसिएशन भी लगा ना, मान लेता है कि 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है इसके ऊपर, तो 1 लाख की थी उस दिन, मल्टीप्लाई 10% डेप्रिसिएशन, कितना टाइम पीरियड हो गया मेरा ये, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स, कितना डेप्रिसिएशन हो गया में कैलसी 1 लाख मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 3/12, ये हो गया मेरा 2500 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें से लेस कर दूंगा मैं 2500 को, तो मेरी कैरिंग अमाउंट आज की आ जाएगी। अगर इसमें कुछ रिवैल्यूएशन वगैरह होता तो वो सारा इफेक्ट हम ले लेते, तो उसके बाद हमारी आती है कैरिंग अमाउंट आज की, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 30th जून 2025। ये कौन सी कैरिंग अमाउंट आई है मेरी, इफ कौन सी कैरिंग अमाउंट है, ये वो वाली कैरिंग अमाउंट आई है मेरी, इफ एसेट वाज नॉट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा, करो 97,500, ये कैरिंग अमाउंट होगी। अब रिकवरेबल अमाउंट मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है, अगर आपको ना भी दी हो, वहां पे कुछ फिगर्स दी होंगी, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। आपको पता ही है कैसे होता है, वैल्यू न्यूज और फिर वैल्यू एस टू सेल के अकॉर्डिंग हम निकालते थे, विच एवर इज हायर, वही रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है, आप निकाल लोगे। अब मैं क्या करूंगा, रिकवरेबल अमाउंट कितनी दी है मेरे को, 95,000, ठीक है जी। अब मैं देखता हूं मेरी बुक्स में कितनी अमाउंट पे शो होनी चाहिए। अब हम रिकवर कर पाएंगे 95,000, कैरिंग अमाउंट होती मेरी 97,500। अगर मैं इंडेक्स 105 भी ना लगाता तो भी इंपेयरमेंट तो कर देता इस दिन की, समझे। तो अब ये मेरी बुक्स में अब कितने अमाउंट पे शो होगी, विच एवरेज लोअर, इन दोनों में से लोअर देखेंगे तो 95,000 पे मेरी बुक्स में अब ये शो हो जाएगी। समझे। तो चलिए एक बार नोट्स पे चलता हूं मैं, आईसीआई के नहीं, मेरे नोट्स हैं जो बनाए हुए हैं, आईसीआई स्टडी मॉड्यूल से ही बनाता हूं जो भी है, आईसीआई के प्रॉपर स्टडी मॉड्यूल को फॉलो करते हैं नोट्स जो भी है। आइए, इफ द क्राइटेरिया फॉर हेल्ड फॉर सेल आर नो लॉन्गर मेट, मैनेजमेंट डिसाइड्स नॉट टू सेल, ठीक है, मतलब ये उसका क्राइटेरिया हेल्ड फॉर सेल का जो था हमने इंडेक्स 105 में देखा था वो मीट नहीं करता है, एग्जांपल कि मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि उसको सेल नहीं करेंगे, तो उस केस में एसेट मेरी सीज हो जाएगी हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई होने से। तो उसमें क्या होगा, एसेट तो मेजर करेंगे दोबारा से किस पे, लोअर ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट बिफोर द एसेट वाज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, मतलब कि अगर इसको क्लासिफाई ना करते तो पहले कितनी कैरिंग अमाउंट थी उसमें एडजस्ट कर देंगे, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लगा होगा हमें, मतलब कि आज की डेट पे लेके आना ना, आज की डेट तक और क्या एक्सपेंसिव हो सकते हैं। हमने वही वाली कैरिंग अमाउंट उठाई थी जो उस दिन हमने पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग मेजर की थी, वो वाली, ठीक है, 105 के अकॉर्डिंग की थी वो नहीं, ठीक है। अब ये लगा लो कि आप जो घर से खा के आए थे वहां तक जितनी कंडीशन थी आपकी, जितना पेट भरा हुआ था उतने तक मान लेंगे कि हाँ उतनी कैरिंग अमाउंट ली, उसके ऊपर अगर कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह तो लगेगा ही, आपका टाइम पीरियड का लगता है, वो डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करोगे, और अगर आपका कुछ रिवैल्यूएशन वगैरह हुआ होगा, अमोर्टाइजेशन वगैरह होगा, तो वो सारा इंपैक्ट दोगे। उसके बाद adjusted for and depreciation amortization revaluation that would have been recognized had the asset not been classified as held for sale, अगर ये held for sale क्लासीफाई होती तो आती। अब
आपको पता है कि अगर हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो तो उस दिन तो उसके बाद तो डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाता है, बट हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई अगर ना होती तो तो आज की डेट में तो डेप्रिसिएशन वगैरह सब लग के आता, तो आज की डेट की कैरिंग अमाउंट निकाल ली। अब तो मैं यही कह रहा हूं कि नहीं लगता अगर इंडेक्स 105 तो। और फिर मैंने रिकवरेबल अमाउंट निकाली एट द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट डिसीजन नॉट टू सेल, जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ सेल नहीं करूंगा, जिस दिन चेंज हो गया उस दिन की रिकवरेबल अमाउंट निकाली, उसमें से लोअर वाला मैंने उस पर मेजर कर दिया अपने सेट को। और एनी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू द कैरिंग अमाउंट इज इंक्लूडेड इन पी एंड एल फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और जो ये डिफरेंस वगैरह आएगा उसका पी एंड एल के अंदर चला जाएगा, मेरा कंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर दिखेगा इन द पीरियड इन विच द क्राइटेरिया आर नो लॉन्गर मेट, जिस उस पीरियड में जिस पीरियड के अंदर क्राइटेरिया मीट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जिस दिन मैनेजमेंट का प्लान चेंज हो गया उस जो जिस पीरियड में वो फॉल कर रहा होगा उसी पीरियड के आपको पी एंड एल में चार्ज करना होगा, मतलब कि डिफरेंस उसके अंदर इंक्लूड करना होगा। इफ द एसेट इज पार्ट ऑफ ए सीजीयू दिस एडजस्टमेंट इज, तो अगर सीजीयू का पार्ट है एसेट तो एलोकेशन वगैरह करनी है, वो आपको पता ही है कैसे होती है। अभी एक काम करता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, एग्जांपल 17 और इलस्ट्रेशन 2। ऐसे स्टडी मॉड्यूल पे आइए, एग्जांपल 17 था, हाँ यही है। तो एक काम करता हूँ, पहले आपको इलस्ट्रेशन 2 करवा देता हूँ, इससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, एस लिमिटेड ने परचेज की एक प्रॉपर्टी 6 लाख रुपीज की, कब? 1 अप्रैल 2001 को। यूजफुल लाइफ है उस प्रॉपर्टी की 15 ईयर्स की। इसने कब परचेज की? 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, और 15 ईयर्स इसकी यूजफुल लाइफ है। ठीक है जी, मान लिया इसकी यूजफुल लाइफ आ गई है, और इस दिन को मैंने परचेज किया था। और 31 मार्च 2003, मतलब कि 1 to 2 3 2 ईयर्स के बाद, जिस दिन परचेज की उससे 2 ईयर्स के बाद एस लिमिटेड ने क्लासीफाई कर दिया उसको एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, ऑन देयर इंपेयरमेंट टेस्टिंग प्रोवाइड द एस्टिमेटेड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ। ठीक है, अब उस दिन जिस दिन क्लासीफाई किया उस दिन की इंपेयरमेंट टेस्टिंग की इन्होंने, तो उस दिन रिकवरेबल अमाउंट दिखा रहा है ये 4,70,000। तो मतलब कि सबसे पहले तो हम पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग की कैलकुलेशन करके आएंगे। मैंने आपको क्या बोला था? ठीक है, कि 105 में जिस दिन क्लासीफाई हुई है इस दिन क्लासीफाई हुई है, 105 की मेजरमेंट करने से पहले हम जिस इंडेक्स से आ रही है पहले उसके अकॉर्डिंग करके आएंगे। ठीक है, इंडेक्स इसके ऊपर कौन सा लग रहा था? प्रॉपर्टी थी, मेरा मान लेते हैं कि 16 लग रहा था। 16 के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस किया, इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस किया। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते थे? इंडेक्स 36 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम वो सारा कैलकुलेशन बनाते हैं। उसके बाद दी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे रखी है इन्होंने 31 मार्च 2003 की इतनी, और 31 मार्च 2004 को मैनेजमेंट चेंज करती है प्लान को। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इवेंट्स 31 मार्च 2003 एंड। ठीक है, 2003 का सबसे पहले तो ट्रीटमेंट वगैरह बताते हैं क्या होगा। तो अभी अगर मैं हाँ जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया अभी। सबसे पहले मैनेजमेंट ने परचेज कब की थी? ये 1 अप्रैल 2001 को। कितने कॉस्ट पे? ये की थी 6 लैक्स पे, 6 लैक्स पे। और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 15 ईयर्स। और 31 मार्च 2003 को इसने क्लासीफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल, तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग प्रोवाइड, तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट कब की? 31 मार्च 2003 की। क्या है रिकवरेबल अमाउंट? कितनी? 4,70,000। ठीक है जी, और इन्होंने क्या दिया था? हाँ ठीक है, एक बार यहाँ की निकालते हैं, हमारी इतनी डिटेल्स में उस दिन की निकल जाएगी, समझे? अभी सबसे पहले मैं निकालता हूँ 31 मार्च 2003 को क्या अमाउंट पे शो होगी मेरी। ठीक है, अभी सबसे पहले तो ओल्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इंडेक्स 105 के अलावा हम कैलकुलेट करके आते हैं ओल्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग। हमारा क्या था? सबसे पहले कॉस्ट कितनी आई हुई है? 6 लैक्स की। इसमें लेस कर दूंगा मैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना लेस होगा? डेप्रीसिएशन होगा मेरा कितनी? 6 लैक्स थी, लाइफ कितनी थी?
15 ईयर्स। कितने ईयर्स पास हो चुके हैं? 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स पास हो चुके हैं, तो 2 ईयर्स का चार्ज करूंगा इस पे। 6 लाख बाय में 15 × 2, मतलब कि 80,000 का मेरा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। तो अब उसके बाद कुछ और आ रही है इसमें? नहीं, हाँ यही थी डिटेल। इसमें से इंपेयरमेंट लॉस भी तो माइनस होगा ना, ये रिकवरेबल अमाउंट भी तो दे रखी है इन्होंने। लेस कर दूंगा इंपेयरमेंट लॉस, ये कितना आएगा? दिस, वैसे अगर मैं कैरिंग अमाउंट देखूं कितनी आई होगी मेरी इसकी, 6 लाख माइनस 80,000, 5,20,000। ठीक है, तो लोअर कौन सा है? लोअर ये वाला है, 470। समझे? 470। तो आप क्या करोगे? 470 पे लेके आओगे किस अमाउंट को? 520 को। तो ये आएगा 520 - 470,000। कितना हो गया ये? 50,000। कितनी लगा दीजिएगा? 50,000 ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा मेरा ये आएगा 520 - 470 तो आएगा ना ये। 470 तो कैरिंग अमाउंट होती है, इसमें क्या लॉजिक लगाना यार। इतनी कौन सी आ गई है? कैरिंग अमाउंट एज पर ओल्ड इंडेक्स, एज पर ओल्ड इंडेक्स। ठीक है, मतलब कि 4 क्लासिफिकेशन की आ गई। अब उस दिन 31 मार्च को ही मेरे को क्लासीफाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखी है ना, दी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 31 मार्च 2003 की 4,60,000 दी हुई है। चेंज दी प्लान। ठीक है, यहाँ तक की निकालते हैं। ऊपर ये भी तो लेनी होगी ना मेरे को, मतलब कि अब ये तो की मैंने जो मेजरमेंट की थी ये पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग, अभी मेरे को न्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी करनी होगी। कौन से इंडेक्स के अकॉर्डिंग? इंडेक्स 105 के अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन में मेजरमेंट एज पर इंडेक्स 105। जो ये आपका लॉस आया, इंपेयरमेंट लॉस आया था, ये कौन सा लॉस था? इंडेक्स 36 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे? कैरिंग अमाउंट, इसी से लिख लेते हैं। कैरिंग अमाउंट कौन से वाली? जो हमने रिवाइड कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट की थी पुराने इंडेक्स में, ये वाली 4,70,000। और इसमें इंडेक्स 105 में हम किसके साथ कंपैरिजन करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी देर की है? 460। तो इसमें से लोअर कौन सा है? विच एवरेज लोअर? इनिशियली तो हम लोअर देखते थे, सेकंड ईयर में हम देखते थे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसमें हमें रिवर्सल करना होता था कुछ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में देख के आ चुके हैं वो। इसमें से लोअर कौन सा? 4,60,000। तो अभी मेरी बुक्स में शो कर रही है कितने पे? इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन करता हूं, अगर इंपेयरमेंट लॉस, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एज पर इंडेक्स 105। कैरिंग अमाउंट कितनी दी हुई है मेरे को बुक्स में? 4,70,000 की। लेस कर दूंगा इंपेयरमेंट लॉस कितनी? ये, अरे ये करने की जरूरत नहीं आपको, सीधा वहां पे कर दो ना। आपको तो पता लग गया कि 2 मिनट, चलो कर ही लो, इसको कर ही लो। यहाँ पे लिख दो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। ठीक है, एज पर इंडेक्स 105। कितनी आई? 4,60,000। कितना डिफरेंस आ गए? 10,000 का। इसको क्या नाम देते हैं हम? इंपेयरमेंट लॉस एज पर
इंडेस 105, समझे? अब मतलब कि मेरी बुक्स में कितनी शो होगी, इस अमाउंट पे शो हो रही है अब। कब ये 31 मार्च, कौन सी थी, 31 मार्च 2003 को इन्होंने पूछा, कौन सी डेट का था, 31 मार्च 2003 का। एक बार ये दिखा देता हूँ आपको, 470 आया था। उसके बाद इन्होंने कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू, उसके बाद इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड की 460 पे। तो इसके बाद इन्होंने 10,000 का, मतलब कि इस अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई है 31 मार्च 2003 को। अब डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज इन P&L, ठीक है, हमारा ये आ गया था। डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन 80 आएगा ना, डेप्रिसिएशन इन्होंने कहाँ चालू कर दिया, हाँ 80 तो किया हुआ इन्होंने यहाँ पे। अच्छा उस ईयर का तो 40 होगा ना, इन्होंने बताया कि 2003, ठीक है, एक ईयर का कर दिया ना हमने, वो 2 ईयर का कम्युलेटिव एक्यूमुलेटेड था, ये एक्यूमुलेटेड है फॉर 2 ईयर्स, और यहाँ पे इन्होंने सिंगल ईयर का बताया है कि इस ईयर में कितना चार्ज होगा, ठीक है। आप ये बता के आओगे 40,000। और इम्पेयरमेंट लॉस मेरा कौन सा, एक तो ये 50 वाला जो पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और एक ये इंडेक्स 105 के अकॉर्डिंग, मतलब ये इंडेक्स 36 वाला, ये इंडेक्स 105 वाला, दोनों कर दिए बुक। अब उसके बाद आगे कैलकुलेशन देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2004 को मैनेजमेंट ने चेंज कर दिया प्लान, एज प्रॉपर्टी नो लॉन्गर मेट द क्राइटेरिया फॉर हेल्ड फॉर सेल, द रिकवरेबल अमाउंट एज एट 31 मार्च 2004 इज ₹5 लाख। तो ये कहते हैं कि 31 मार्च 2004 को मैनेजमेंट ने प्लान चेंज कर दिया, चेंज हो प्लान वाला क्वेश्चन है ये। एज प्रॉपर्टी नो लॉन्गर मेट द क्राइटेरिया ऑफ हेल्ड फॉर सेल, द रिकवरेबल अमाउंट एज एट 31 मार्च 2004 इज 5 लाख। तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है इन्होंने। प्लान चेंज हो गया अगर, तो उस केस में क्या होगा, मेरा प्लान चेंज हो जाता है तो हेल्ड फॉर सेल नहीं मानी जाएगी। हमने इंडेक्स 105 की कोडिंग मेजरमेंट करके निकाला था, तो अब वो उस पर मेजर नहीं होगी मेरी बुक्स में, मेरे को दोबारा मेजर करना होगा। हमने उसका भी देखा था फॉर्मूला, कौन सा, लोअर अगर कैरिंग अमाउंट, अगर मेरा हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई ना होता, और रिकवरेबल अमाउंट विच एवरी लोअर, ठीक है। अब वही करते हैं। अब ये कह रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है इन्होंने 31 मार्च 2004 की 5 लाख की। तो आइए दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन, यहाँ पे कर दूँ साइड में। थर्टी फर्स्ट मार्च 2004, इस दिन की निकाल रहे हैं। अब अभी कैरिंग अमाउंट, दो मिनट, यहाँ पे सही नहीं आएगा सेट, ये थोड़ा कहीं ऊपर नीचे कर देता हूँ इसको, थोड़ा ऊपर खिसका देता हूँ मैं। 2 मिनट, एक एक सेकंड दो मुझे। चलो अब करते हैं कंटिन्यू। ये कब का देख रहे हैं हम, 31 मार्च 2004, इसी डेट को कैलकुलेशन बना रहे हैं आप। सबसे पहले हम कैसे रीमेजर करेंगे, दोबारा से रीमेजर करना होगा हमें। हम अगर इंडेक्स 105 ना लगाते तो मेरी कितनी कैरिंग अमाउंट आई थी, हमने ये देखा था। कैरिंग अमाउंट एज पर इंडेक्स, मतलब कि ओल्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग 470 आई थी, ठीक है। उस दिन की कब की थी ये, कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2003 एज पर ओल्ड इंडेक्स कितनी थी, 470। और अभी मेरी रिकवरेबल अमाउंट कितनी दी हुई है इस दिन की, क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है ना, एज एट 5 लाख की। बट ये तो सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट भी आज की डेट की लेके आनी पड़ेगी ना, ये गलती मत करना आप। इसमें क्या होगा, लेस डेप्रिसिएशन वगैरह लगा होगा कुछ, वो लेस होगा। कुछ एक्यूमुलेटेड, हाँ मतलब कि रिवैल्यूएशन वगैरह, वो तो उसका भी एडजस्टमेंट करना होगा। बट यहाँ पे हमारा सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही होगा। अभी डेप्रिसिएशन कर रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन क्या रेट दे रखा था, हाँ 15 ईयर्स का दे रखा था। अभी 15 ईयर्स में से 2 ईयर्स तो मेरे ऑलरेडी जा चुके थे, मतलब कि 2001 में, ये देखो मैंने एक्वायर कब की थी, 2001 में। 2003 तक मेरे जा चुके थे। 470 कब की है, 2003 की वैल्यू 470, ठीक है।
तो उसके बाद कितने ईयर्स पेंडिंग है? अभी 13 ईयर्स और पेंडिंग है, तो 470 मेरी 13 ईयर्स तक में डेप्रिशिएट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो डेप्रिसिएशन का रूल है कि ओरिजिनल कॉस्ट या फिर आपका जो वो रिवाइज हुई है, जो अगर रिवाइज हुई है तो यूजफुल लाइफ भी हम उसके बाद वाले ही लेते हैं। ठीक है, ये आप इंटर से करते आ रहे हो, इसके भी लॉजिक बताता फिरूंगा मैं अब। 470 बाय कितने ईयर? 13 ईयर्स। हमें कितने 1 ईयर का निकालना है? ये 2003 के एंड की है, हमें निकालना 2004 के एंड की वैल्यू। तो कितनी आएगी? 4,70,000 बाय में ये आ गई है 36,153.8। इसको राउंड ऑफ ही कर दूं ना? आप एग्जाम में पॉइंट में लिख के आना, फिर भी मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के पर्पज से। कितना हो गया? 4,70,000 में से अगर मैं 36,154 माइनस कर दूँ तो आ गया 433,846। ये क्या आ गई? कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2004। और रिकवरेबल अमाउंट कितनी देर की है? क्वेश्चन में दी हुई है ना, 5 लाख की। ऑन इसमें से अब देखूंगा विच एवरेज लोअर, इसमें और इसमें से कौन सा लोअर है? मेरा 433,846। तो अब मेरी बुक्स में इतने अमाउंट पे शो होगी है। आइए दिखाता हूँ। लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट 470, डेप्रिसिएशन इतना आ गया, तो 433,846 के ऊपर शो होगी मेरी अब बुक्स में। इस पे शो रही है, देखो, समझे? प्रॉपर्टी विल बी एडजस्टमेंट टू द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का जो मेरा पहले 460 पे दिख रही है बुक्स में, मतलब इंडेक्स 105 के अकॉर्डिंग 460 पे कैरिंग अमाउंट आ रही थी, और अब आ रही आएगी इतने पे, तो ये डिफरेंस कहाँ जाएगा? मेरा पेंडल में चार्ज हो जाएगा, बस। समझे? और अभी एग्जाम्पल भी करना ना, हमें एग्जाम्पल भी निपटाई देते हैं अभी। कौन सा एग्जाम्पल करना था हमें? ये वाला 17। कंपनी एबीसी है सेवरल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग दी मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लेजर इक्विपमेंट। मतलब कि कंपनी एबीसी है, वो कुछ ऑपरेशंस करती है, मतलब कुछ उसके ऑपरेशंस हैं अलग अलग, जैसे जो भी है उसमें से एक है मैन्युफैक्चर और सेल करने का लेजर इक्विपमेंट को। ठीक है, अब कंपनी एबीसी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसका 31 मार्च को, मतलब कि हमारा जो अप्रैल टू मार्च वाला यूज फाइनेंशियल ईयर है उसका, इन अप्रैल कंपनी एबीसी अडोप्ट करती है एक प्लान को टू सेल ऑल दी असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेजर इक्विपमेंट ऑपरेशंस को। मतलब कि पूरा लेजर इक्विपमेंट ऑपरेशंस को वो सेल करने का प्लान बनाती है, कब? अप्रैल में। हैविंग मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडेक्स, मतलब कि इंडेक्स 105 का जो भी क्राइटेरिया था वो मेट करती है एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर के एंड में मीट कर देती है, मतलब अप्रैल मई जून, मतलब जून में मीट कर देती है। कंपनी एबीसी अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइज दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, तो उसको क्लासिफाई कर देती है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी जो भी उसके ग्रुप के अंदर है सारी, मतलब कि उस ऑपरेशन के अंदर जितनी भी आती है सभी को क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, एज हेल्ड फॉर सेल कर सकती है। ठीक है, इन सितंबर कंपनी एबीसी डिसाइड्स नॉट टू सेल सर्टेन, अब वो कहती है कि उसने पूरा ऑपरेशन किया था, उसमें से एक ट्रेडमार्क और एक लाइसेंस को वो नहीं चाहती कि हेल्ड फॉर सेल करे, बेचना नहीं चाहती, उसको क्या करना चाहती है फिर? Subsequent to the sale of other assets, कंपनी एबीसी विल कंटिन्यू टू जनरेट रेवेन्यू। हाँ, वो उससे फिर अपने बिजनेस में यूज करना चाहती है, लगा लो, उससे रेवेन्यू अर्न करना चाहती है, मतलब कि उसका यूज करने से रेवेन्यू अर्न होगा। ठीक है, मतलब सेल करने का पर्पस गया, तो अब क्या करूंगा? जितनी एसेट्स बाकी वाली थी, अदर एसेट्स और लाइबिलिटी, उनको तो हेल्ड फॉर सेल रहने दूंगा। जो ये आ गई हैं वापस, हाँ, इनको बिल्कुल वेलकम है, आ सकते हैं, तो इसको हेल्ड फॉर सेल सीज हो जाएगा। इन दोनों को हेल्ड फॉर सेल नहीं मानूंगा मैं फिर। ठीक है, इसको अपने रीमेजर करना होगा फिर जिस इंडेक्स में वापस आना अपने बुक्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी एबीसी शुड रिक्लासिफाई द ट्रेडमार्क्स एंड लाइसेंस अरेंजमेंट आउट ऑफ एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड रीमेजर देम एट दी वो लोअर ऑफ, जो हमने अभी देखा था कि कैसे कैसे इसका मेजर होता है अगर प्लान कैंसिल हो जाता है तो।
कैरिंग अमाउंट अगर मेरा क्लासिफाई ना हुआ होता तो आज की डेट में कितना होता, और उसमें अमोर्टाइजेशन वगैरह की एडजस्टमेंट करते, और रिकवरेबल अमाउंट क्या होता जिस दिन हमने डिसीजन लिया उसको ना बेचने का। इफ दिस रिक्वायरमेंट ट्रिगर्स एन एडजस्टमेंट टू दी, ये तो मैं आपको बता ही दिया कि P&L वगैरह का होता है, ठीक है, वही ज्ञान दे रखा है। ये हो गया आपका, कुछ नहीं इसमें, ये सिंपल वही ज्ञान दे रखा था और कुछ था ही नहीं इसके अंदर, कि उसने वो दो उसमें से निकाल दिए तो उसको उसको सीज कर दो और रीमेजर कर दो, बस यही बता रखा था इन्होंने। आइए दोबारा से नोट्स पे चलते हैं हमारे, बड़ी स्पीड से। अब हमारा बस एक टॉपिक रह गया है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये मैं वैसे तो आपको करवा के आ ही चुका हूँ मोस्टली, तो थोड़ा बहुत करना होगा तो कर देंगे, अभी निपटा देते हैं इसको अच्छे से। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कौन से होते थे, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि कंप्लीट एंटिटी मैं सेल नहीं करता हूं, अगर तो कंपोनेंट को करता हूं, मतलब कि अगर एक कंपोनेंट को कर रहा हूं सेल, या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, डिस्पोज ऑफ मेरा अबेंडनमेंट भी आता था, फ्यूचर के लिए होता था मेरा सिर्फ सेल करने वाला। अगर मेरी बुक्स में शो करना है, मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया था इसका, एक एग्जांपल भी करवाया था कि उस कि कैसे कैसे होगा उसका, ठीक है, कि अगर मेरा सेल हो चुका ऑलरेडी पुराना वाला, या डेफिनेशन से ही करवा देता हूँ ना, दोबारा से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस ये मैं फर्स्ट लेक्चर में ही करवा चुका हूँ, तो करवा चुका हूँ आपको। ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी, कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट कौन सा हो सकता है मेरा एंटिटी का, जिसको कि मैं सेल वगैरह करूंगा, डिस्पोज ऑफ कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट होता है मेरा, चाहे तो मेजर बिजनेस लाइन हो सकती है, चाहे तो ये मेरा हो सकता है मेजर बिजनेस लाइन, या हो सकता है ये मेरा मेजर जियोग्राफिकल एरिया, ये दोनों हो सकते हैं, और एक सब्सिडरी भी हो सकती है मेरी, जो इसीलिए एक्वायर की थी कि मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी कंपोनेंट हो अगर, जिसको मैंने ये तो डिस्पोज ऑफ कर दिया है, मतलब कि डिस्पोज ऑफ में कौन से आए थे मेरे, एक तो था डिस्पोज ऑफ जो हैज बीन है ना, यहाँ पे हैज बीन, इसके ऊपर फोकस करो। एक तो आया था अबेंडन कर दिया मैंने, अगर मतलब कि बिजनेस में अब यूज कर नहीं करूंगा, ठीक है। एक मैंने उसको सेल कर दिया, अगर मतलब पहले सेल भी कर दिया है या अबेंडन कर दिया, मतलब मेरी साइड से डिसकंटिन्यू हो चुके हैं इनमें से कोई भी ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू कर दिया है अगर मैंने इनमें से कोई भी ऑपरेशन को, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। नाम देख लो कितना मैच हो रहा है, मतलब कि अब मैं उसको नहीं चला रहा, अब उसको कंटिन्यू नहीं रखा मैंने, ये ऑपरेशन था मान लो, इसको या तो सेल कर दिया या अब इसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है, सेल भी नहीं किया, बंद कर दिया बस, तो वो क्या हो गया मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब ये एक तो ये हो गया, और एक एज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, और लगा हुआ ना, चाहे तो ये किया हो आपने, अगर ये नहीं किया तो अगर आपने ये प्लान बना लिया है कि इसको सेल करना है, अब आपको सेल करना है इसको, अगर आपको, ठीक है, सेल करने का आपने प्लान बना लिया कि हाँ इसको सेल कर देते हैं, इंड एस 105 के अंडर वो एज हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाती है, अगर कौन से इनमें से कोई ऑपरेशन, चाहे मेजर बिजनेस लाइन हो, चाहे मेजर जियोग्राफिकल एरिया हो, या फिर सब्सिडरी हो, कौन सी वाली, जो सिर्फ इसीलिए लिए कि मैंने इसको सेल करना मैंने, तो इसको क्या करूंगा मैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मान लूंगा, और अपनी बुक्स में इसकी प्रेजेंटेशन एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की तरीके से होगी मेरी, कंटिन्यूड ऑपरेशंस में नहीं आएगा। आपने फाइनेंशियल्स में देखा भी होगा कि कंटिन्यूड ऑपरेशंस का अलग प्रॉफिट वगैरह निकालते हो और डिसकंटिन्यूड का अलग निकालते हो, ठीक है। तो आइए आगे बताता हूं मैं, अभी अभी आपको वैसे इसके अंदर सारा रिवाइज हो चुका है, कितना इजी हो गया है कि कंपोनेंट कौन से होते हैं मेरे, ये वाले, और डिस्पोज ऑफ में ये वाला मेरा है, मतलब कि हो चुका हो। अगर फ्यूचर के लिए देखेंगे सिर्फ सेल, यहाँ पे क्या अबेंडनमेंट का देखेंगे, नहीं अबेंडनमेंट का फ्यूचर के लिए नहीं देखेंगे, मैं कहूंगा कि इसको बंद कर दूंगा मैं, भाई जिस दिन बंद कर देगा ना, ये मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल भी ऐसा दोबारा से बता देता हूँ, ये मान लो कि 31 मार्च 2024 को मैं अपनी फाइनेंशियल से, मतलब ये मेरा इस डेट को मेरा 23-24 का पीरियड एंड हो रहा है, ठीक है। अब इस डेट को मैं जो भी मेरी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग बुक्स प्रिपेयर करता हूं। अब ये मान लो कि मेरे को इस दिन पता है कि, इस दिन लगा लो पता है कि मैं 30 जुलाई 2024 को जो मेरे पास एक ऑपरेशन है
उसको अबेंडन कर दूंगा। अगर ये मेरे को पता है कि अबेंडन करूंगा तो इसको क्या मैं क्लासिफाई करूंगा एज हेल्ड फॉर सेल वगैरह? नहीं, नहीं। तो इसको क्या कंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाऊंगा, डिसकंटिन्यूड। जब आपको ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ ना, अभी करोगे, आगे करोगे तो इसको कंटिन्यूड दिखाओगे इस दिन कब, 31 मार्च 2000 मतलब 23-24 में इसको कंटिन्यू ऑपरेशन दिखाओगे। और जब आप 24-25 की फाइनेंशियल्स बनाओगे, मतलब 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल्स जो बनाओगे, उसके अंदर आप शो करोगे इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। समझे? और अगर 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 यही मेरा अबंडन की जगह कह देता कि मेरा ये सेल करूंगा इसको, तो इस दिन मैं हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देता इसको, क्योंकि मेरे को पता था कि इसको विद इन 1 ईयर के अंदर मैं सेल कर दूंगा। मेरा क्राइटेरिया वगैरह सारा मीट कर रहा है, हाईली प्रोबेबल वगैरह सारा मीट कर गया मान लो, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दूंगा इस डेट पे ही। मतलब कि ये फ्यूचर में भी कर रहा हूं, अगर मैं सेल, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गई मेरी फ्यूचर की, और इस डेट को पता है मेरे को, तो मैं इसको कर दूंगा। मतलब इस डेट पे मेरा क्राइटेरिया मीट कर चुकी है, वो कर चुकी है हेल्ड फॉर सेल का, तो मतलब क्लासिफाई हो चुकी है मेरे हेल्ड फॉर सेल, तो इसको अपनी बुक्स में हेल्ड फॉर सेल शो करूंगा। समझे? और इसको क्या कहूंगा फिर, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। समझे? अगर सेल करने का है फ्यूचर में तो मैं इसको डिसकंटिन्यूड मान लूंगा, अगर अबंडन का होता तो नहीं मानता। यही यहां पे दे रखा है, इसका मेन क्रक्स जो था जहां पे बच्चे गलतियां कराते हैं वो यही था। अगर आपको मेरे चैनल कह रहा हूं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे चैनल तो एक ही है, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर किया करो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बहुत मेहनत करके लेक्चर्स बनाए जाते हैं ये, और मेरे को भी खुशी मिलती है कि कितने मतलब बच्चों को कितना मतलब अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स। मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलती है, काफी अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं कि हाँ सर आपके लेक्चर से हमारे को ये बेनिफिट हो रहा है, ये बेनिफिट हो रहा है। रियली इट मोटिवेट्स अ लॉट। ये सब्सिडरी, अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट भी करनी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए कंटिन्यू कर दें। हाँ, रिप्रेजेंट्स मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया ऑपरेशंस, या फिर पार्ट हो इसका सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान का कौन सा इसका, ठीक है, या फिर सब्सिडरी एक्वायर की हो एक्सक्लूसिवली विद व्यू टू रीसेल एंड डिस्पोजल इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ कंट्रोल, और जो इसका डिस्पोजल की वजह से कंट्रोल का लॉस होना चाहिए, ठीक है, ये होगा। एन ऑपरेशन इज क्लासिफाइड एज डिसकंटिन्यूड, ये किस डेट पे डिसकंटिन्यूड माना जाएगा? वैसे तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल वगैरह सारा बता ही चुका हूं, अब आपको करना ही क्या है, देखो। An operation is classified as discontinued at the date it meets the criteria to be classified as held for sale। इस दिन मेरा क्राइटेरिया मीट कर चुकी थी हेल्ड फॉर सेल का, बट सेल कर रहा हूं मैं इस डेट को, सेल कर रहा हूं 30 जुलाई को, और क्राइटेरिया मीट कर गई थी यहाँ पे, ठीक है। और व्हेन द एंटिटी डिस्पोज ऑफ, मतलब कि यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने के मेरे दो वे हैं, चाहे तो मैं उसको अबेंडन कर दूं या फिर सेल कर दूं, चाहे तो उसको वैसे यूज करना बंद कर दिया, राइट ऑफ मार दिया मैंने बुक्स वगैरह में, एक मैंने उसको सेल कर दिया, ठीक है, किसी भी वे से हो सकता है मेरा ये देखो डिस्पोज ऑफ का। अब यहाँ पे डिस्पोज ऑफ मेरा कब हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, और क्लासिफाई कब हुआ, यहाँ पे। तो पहले कौन सी डेट आई, 31 मार्च 2024, तो इस डेट की बुक्स पे मैं क्या शो करूंगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखा दूंगा इसको, ठीक है। यही देर है, अगर ये पहले डिस्पोज ऑफ हो जाती, डिस्पोज ऑफ कैसे, अगर मान लो मैं कहता हूं कि जैसे ये लगा लो 31 इस डेट पे मेरी सेल की जगह, ये सेल नहीं हुई है मान लो, मेरी डिस्पोज ऑफ हो गई है, ठीक है। अब इसकी बुक्स में 31 मार्च 2025 को मैं शो करूंगा, तो इस पे कौन सी देखूंगा, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हुई है, नहीं हुई नहीं है, तो ये तो मैंने डिस्पोज ऑफ कर दी डायरेक्ट, तो इस दिन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखा दूंगा। मैं कहता हूं कि इसमें चलो ये इसी डेट का एग्जांपल लेते हैं, यहां पे सेल हो गई है सीधी मेरी, सीधा सेल कर दिया मैंने इस ऑपरेशन को, यहां पे क्लासिफाई किया ही नहीं था, क्लासिफाई किया ही नहीं एज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, क्लासिफाई नहीं किया अगर, तो विच एवर इज अर्लियर, ये वाली डेट, तो मतलब कि ये मेरा 24-25 का जब फाइनेंशियल बनाऊंगा, मतलब 31 मार्च 2025 को जो एंड होगा पीरियड,
उसको उसके अंदर मैं इस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाऊंगा। इस डेट को तो मैंने क्लासीफाई किया ही नहीं था, तो इस डेट को तो मेरा कंटिन्यूड ही रहेगा वो। समझे? मेरा मेन कहने का मतलब है, बिल्कुल इजी बताता हूं आपको, सिंपल ये देखना है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ। अब क्लासीफाई डिसकंटिन्यूड कब कहेंगे उस ऑपरेशन को? बुक, क्योंकि मेरे को बुक्स में प्रेजेंट करना है इसको। पहले कंटिन्यूड ऑपरेशन है, उसको डिसकंटिन्यूड कौन सी ईयर की बुक्स में प्रेजेंट करूंगा। वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन इसी लेवल का आएगा कि कब इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मानूंगा। आपको यहां से लग गया पता? सबसे पहले तो ये होना चाहिए इनमें से कोई भी मेजर, ठीक है। अगर इनमें से है और वो डिस्पोज ऑफ होता है, हो चुका है, अगर बंद ही हो चुका है, जो भी हो चुका है वो मेरा डिसकंटिन्यूड रही है। और फ्यूचर में होगा मेरा वो क्या है, अगर क्लासीफाई हो चुका है आज हेल्ड फॉर सेल, तो आज की डेट पे मैं उसको क्या मान लूंगा? डिसकंटिन्यूड। जिस दिन पता लगा, यहां पे पता लग गया था, अगर इसके बाद लगता पता तो नेक्स्ट ईयर में मानता मैं। समझे? आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अभी एग्जांपल्स के साथ करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। डेट इट मीट्स द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल और व्हेन द एंटिटी डिस्पोजेस ऑफ द ऑपरेशन व्हिच एवर इज अर्लियर। समझे? फ्यूचर के लिए तो हम सिर्फ ये देखेंगे, पास्ट में अगर बंद हो चुका है वो या सेल हो चुका है तो हम दोनों ले लेंगे, अबेंडन वाला भी ले लेंगे। फ्यूचर के लिए हम सिर्फ लेंगे एज हेल्ड फॉर सेल। तो फ्यूचर का पीरियड टपने के बाद फिर हम ये वाला पुराना हो जाएगा तो बंद हो चुका है तो नेक्स्ट ईयर में दिखाएंगे। अभी ए कंपोनेंट कैन बी ए सब्सिडरी, ये वही देर का मैंने शॉर्ट में दे दिया। कंपोनेंट क्या होता है? सब्सिडरी हो सकता है, जो सा ऊपर वो डेफिनेशन में दे रखा था, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, ऑपरेशन मस्ट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको करवाता हूँ अभी जल्दी जल्दी से। एग्जाम्पल 2 पे आइए, सबसे पहले 12 पे, ऐसे स्टडी मेट के एग्जाम्पल 12 पे। अब ज्यादा कुछ रहा नहीं है इस इंडेक्स के अंदर, हमारा ये आखिरी सांसें गिनता हुआ है बस। इन फरवरी 2002 को पीक्यूआर लिमिटेड डिसाइड करता है कि अबेंडन करना है उसकी कोल माइंस को। कब? फरवरी 2002 को इसने डिसाइड किया है। डिसाइड, अगर अबेंडन करना है मैं फ्यूचर का देखता ही नहीं हूं। अबेंडन करना अगर विच कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, ये मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, तो मैंने कहा था कि मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो, मेजर जियोग्राफिकल एरिया हो या सब्सिडरी वगैरह, तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बन जाएगी। अगर मान लो इनमें से कोई ना हो और उसको क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल वगैरह करूं, कोई डिस्पोजल ग्रुप है जो मेरा वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, मेजर जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, तो उसको अगर मैं एज हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करूं या फिर वैसे ही मतलब कि उसको डिस्पोजल वगैरह कर दिया मैंने, तो क्या उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती मत करके आ जाना, उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं कहेंगे। ऑल वर्क्स, तभी वहां पे कंपोनेंट के ऊपर मैंने खास फोकस किया, फिर डिस्पोज्ड ऑफ पे मैंने फोकस किया, फिर उसको फ्यूचर वाले क्लासीफाई वाले पे फोकस किया। इसमें 3 एरिया ही मेन है, उन तीनों को आपने अगर अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ऑल वर्क स्टॉप्स एट दी कोल माइंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इस पीरियड में ये मेरा स्टॉप हो जाता है, सारे काम करना बंद कर देते हैं ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड। तो अब इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कौन से फाइनेंशियल ईयर की बुक्स में मानेंगे? इस डेट की बुक्स अगर बना रहा हूं जब मैं, तो उस दिन मेरा अबेंडेंट हो चुके हैं, मतलब कि डिस्पोज्ड ऑफ हो चुके हैं अगर, तो उसको क्या करूंगा? हाँ, उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाऊंगा। यहां पे अबेंडन का था, अबेंडन में हम फ्यूचर का तो देखते नहीं है। अगर मैं मान लो 31 मार्च 2001 पे खड़ा हूं और 01 और मतलब 2000 और 2001 की बुक्स बना रहा हूं, ठीक है, फाइनेंशियल्स को बना रहा हूं, तो अब क्या इस डेट इस पीरियड की फाइनेंशियल्स के अंदर इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शो करूंगा? क्योंकि हमने देखा था ना कि फ्यूचर में भी अगर करना है मेरे को सेल वगैरह तो कर सकते हैं यहां पे, बट सेल होता तो कर देते अगर मेरे को पता होता कि 31 मार्च 2001 तक मेरे को पता होता कि हाँ इसको बेचेंगे हम, ठीक है, क्राइटेरिया मीट कर चुकी थी उस दिन, तब तो इसको कर देते डिसकंटिन्यूड 2001 की बुक्स में भी, ठीक है। बट यहाँ पे अबेंडन का है, अबेंडन में तो हम फ्यूचर का देखते ही नहीं है, चाहे उस दिन मेरे को पता हो 31 मार्च 2001 को या ना पता हो,
ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था लास्ट, मतलब इससे पहले जो एग्जांपल करवा रहा था उसमें, बट यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करवा दिया। अभी ये इन्होंने कहा अबंडन किया है कब, ये मतलब कि इन्होंने डिसाइड किया था फरवरी 2002 में, अबंडन हो गया इस डेट को। तो अब 2002 मतलब 2001 और 2 की जो बुक्स बनेगी, जो फाइनेंशियल्स बनेगी, उसके अंदर मैं इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शो करूंगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। ये 2001 के अंदर शो करूंगा नहीं, हम फ्यूचर का देखते ही नहीं है इसमें। अगर हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाता और 31 मार्च 2001 तक मेरे को पता होता कि हाँ हाँ ये मेरा क्राइटेरिया मीट कर चुके हैं इंड एस 105 का, तो उसको क्लासिफाई कर दिया होता अगर मैंने हेल्ड फॉर सेल, तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शो करता। रिजल्ट एंड कैश फ्लो जो कोलमैन ये कंटिन्यू ऑपरेशंस दिखाएंगे इस डेट को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2002 में इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाएंगे। ठीक है, और डिस्क्लोजर वगैरह देने होंगे, वो तो हमने आगे करेंगे जो भी है। इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा और एग्जाम्पल है। हमने ये एग्जाम्पल कर दिया है, इस पे गोला बनाते जाते हैं जो जो हो गए हमारे। ठीक है, कोई छूट ना जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल ये वाला हो गया। अभी एग्जाम्पल 19, 20, 21, 22 ये लगातार करके आते हैं। 19, 20, 21, 22 पहुंच गए हैं। मैं एक बार ना वाटर ड्रिंक कर लेता हूँ, आप भी कर लो। जब भी आप पढ़ते हो ना, बिल्कुल मोटिवेट होकर पढ़ा करो, और कुछ कुछ बीच में वॉक वगैरह कर ला करो 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है उससे। थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह कर ला करो। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में जैसे आप अनुलोम विलोम वगैरह करते हो, बट सही वे में करना। जो आपको दिखेंगे काफ़ी फेमस योगा गुरुज हैं, वो गलत करवा रहे होते हैं, रियली बता रहा हूँ। वो करवाते हैं कि लो छोड़ो, ऐसे नहीं करना। आपको बिल्कुल जितना कम से कम स्पीड में हो सके उतना करो, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है, आपके माइंड को कूलनेस देता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंपनी एक्स वाई जेड हैज 5 डिफरेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट। कंपनी एक्स वाई जेड के 5 डिफरेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, वन ऑफ विच सोलली प्रोड्यूसेस कंज्यूमर गुड्स। कंपनी एक्स वाई जेड के 5 डिफरेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि सोलली कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऑल ऑफ दी कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज आर सिचुएटेड इन सेंट्रल यूरोप। जितने भी ये प्रोडक्शन फैसिलिटीज वगैरह हैं सारी सेंट्रल यूरोप के अंदर सिचुएटेड हैं। एक्स वाई जेड हैज ऑल्सो अदर ऑपरेशन इन सेंट्रल यूरोप। एक्स वाई जेड के अदर ऑपरेशन भी हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके 5 डिफरेंट ऑपरेशन है ना, वन ऑफ विच जो एक था इनका जो कंज्यूमर गुड्स वगैरह का था, वो सारा सेंट्रल यूरोप में था। तो उसके बाद इसके अदर ऑपरेशन भी है ना, वो भी सेंट्रल यूरोप में है। फॉर अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के, ठीक है, 5 थी, 5 में से एक तो कंज्यूमर गुड्स थी और बाकी वाले भी इनके सेंट्रल यूरोप में हैं। 2001 अप्रैल में एक्स वाई जेड डिस्पोज्ड ऑफ इट्स कंज्यूमर गुड्स सेगमेंट विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बिजनेस एंड रिप्रेजेंट्स ए मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये कहते हैं कि इन अप्रैल 2001 में एक्स वाई जेड ने डिस्पोज कर दिया उसके कंज्यूमर गुड्स के सेगमेंट को विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, मतलब कि इधर साफ दे दिया इन्होंने कि कंपोनेंट बिजनेस का एक कंपोनेंट माना जाता है। कंपोनेंट का हमने देखा था कि एंटिटी का कंपोनेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिया कि ये मेजर बिजनेस लाइन है, मेजर जियोग्राफिकल एरिया है या फिर सब्सिडरी वगैरह है। इन्होंने सीधा दे दिया कि कंपोनेंट है बिजनेस का, तो हम इनकी बात के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। हम ये थोड़े कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप नहीं बताओगे कि ये है क्या। ये कहते हैं कि कंपोनेंट मानते हैं इसको, मतलब कि मेजर है हमारा, ये मेजर है। ठीक है, कंपोनेंट मेजर जियोग्राफिकल एरिया मान लो चाहे बिजनेस लाइन मान लो, जो भी है, इन्होंने कहा कि उसकी डिफिनेशन को मीट कर देता जो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस है। और रिप्रेजेंट से मेजर लाइन ऑफ, अरे दे दिया इन्होंने भाई, दे दिया। और ये मेजर लाइन ऑफ बिजनेस भी है, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब कि मेरा कंपोनेंट ऑफ हो गया, देयरफॉर भी कंसीडर, तो इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मान लेंगे। ठीक है, इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं ये अप्रैल 2001 में, तो इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब कि अप्रैल 2001-2 की जो बुक्स बनेगी
मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, उसके अंदर हम इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शो करेंगे। ए ग्रुप हैज अनाउंस्ड दैट, ये मतलब नेक्स्ट आ गया 20th एग्जांपल। ए ग्रुप हैज अनाउंस्ड दैट इट इज क्लोजिंग एन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग सेगमेंट। तो एक ग्रुप है उसकी, उन्होंने अनाउंस किया कि वो क्लोज कर रहे हैं अपने इस सेगमेंट को, ठीक है। ऑल दो नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आर बीइंग अंडरटेकन, ऑल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड। इन्होंने कहा है कि नया कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं लेंगे, बट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से उनको कंप्लीट करेंगे। एंड द बिजनेस विल बी रन डाउन अकॉर्डिंगली। तो बिजनेस जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक तो चलेगा ही। तो इसको क्या है, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल है ही नहीं, तो इसको क्या हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देंगे? इन्होंने अनाउंस कर दिया आगे के लिए, नहीं, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होगा ही नहीं, क्योंकि अवेलेबल फॉर इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल है ही नहीं है कि आज के आज ही। ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ वो होना चाहिए पहले कंप्लीट करने, मतलब जो पुराने ऑर्डर से उनको कंप्लीट करूंगा। हमने एक पहले, मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दिया था कि अगर ये कहें कि जो ये ऑर्डर्स है इनके पास, इनकम्प्लीट ऑर्डर्स है, जो पुराने ऑर्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, उनको भी साथ में दे दे जिसको बेच रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसको भी बेच रहे हैं उसको कह देंगे तू ही कंप्लीट करेगा, तो उस केस में तो हो जाता है मेरा क्राइटेरिया में हेल्ड फॉर सेल वाला। बट इस केस में ये कह रहे हैं कि ऑल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी कंप्लीटेड, ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, एंड द बिजनेस विल बी रन डाउन अकॉर्डिंगली, ठीक है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या इसको हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे? नहीं, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं होगा, ठीक है। और ये एक सेगमेंट है, ठीक है, मेजर दी हुई अभी कुछ देखते हैं। द ऑपरेशन विल हैव सीज टू बी यूज्ड व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी हैज बीन कंप्लीट। ये सीज होगा जब मेरा कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, मतलब कि एट द एंड ऑफ लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब लास्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरा बिजनेस बंद होगा। इन द पीरियड ड्यूरिंग विच एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्लीटेड द ग्रुप इज कंटिन्यू टू कैरी आउट ए रेवेन्यू जनरेटिंग अर्निंग एक्टिविटी। तो मतलब कि उसकी एक्टिविटीज तो सारी चली रही है, ठीक है। अब ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं हुआ, ये तो क्लोजिंग कर रहे हैं ना, तो सेल भी नहीं कर रहे, सच सेल कर ही नहीं रहे, ये सेल कर ही नहीं रहे हैं सही। सेल के केस में देखते हैं हम फ्यूचर का, तो ये तो बंद ही कर रहे हैं उसको, कि हम बंद ही कर रहे हैं, मतलब अबेंडन कर रहे हैं इसको, ठीक है। अबेंडन के केस में फ्यूचर का तो देखते नहीं है, अभी तो ये चल ही रहा है, ठीक है, चल ही रहा है। इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग विच एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्लीटेड द कंटिन्यू टू कैरी, ठीक है। जब तक ये बंद नहीं होता, अगर मान लो बंद हो जाता है इसी पीरियड में, तब तो इसको कह देता डिसकंटिन्यू, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ कि बंद होगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही काम चल रहा है इसका, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं मानेंगे, समझे? ये तो क्लोज ही कर रहे थे, क्लोज में तो हम देखते ही नहीं आगे का फ्यूचर का। ए कंपनी कैरिड आउट ए मर्चेंडाइज होलसेलिंग बिजनेस दैट इज ऑपरेटेड फ्रॉम सेवरल लीज होल्ड प्रीमिसेस थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। कंपनी कैरी कर रही है थोड़े होलसेलिंग बिजनेस वगैरह को, और जो कि ऑपरेट करती है सेवरल लीज होल्ड प्रीमिसेस से। दी बिजनेस हैज बीन क्लोज, ये बिजनेस क्लोज हो चुका है, ठीक है। ऑल स्टॉक्स हैज बीन डिस्पोज ऑफ, जितने स्टॉक्स थे सारे डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। एम्प्लॉइज को सारों को रिडेंडेंट कर दिया बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब कि सारे खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे एम्प्लॉइज वगैरह, उनके पास कोई काम धंधा नहीं, अभी यूजलेस हो चुके हैं। एट दैट टाइम सम डेटर्स रिमेन टू बी कलेक्टेड, बट उस टाइम पे कुछ डेटर्स से मेरे को पैसा लेना बाकी है। एंड कॉस्ट विल कंटिन्यू टू बी इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दी वेकेटेड प्रेमिसेस, और जो मतलब खाली प्रेमिसेस पड़ी है मेरी, उसकी कॉस्ट इंकर हो रही है, तो इसको क्या डिसकंटिन्यूड मानो? हाँ, क्योंकि रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी तो मेरी सारी खत्म हो चुकी है, इसको डिसकंटिन्यूड कहेंगे हम। इन दिस केस द फॉर्मर एक्टिविटी ऑफ मर्चेंडाइज होलसेलिंग हैज सीज्ड, ये वाली एक्टिविटी थी जो इनकी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग, वो सीज हो चुकी है। आउटस्टैंडिंग फ्यूचर ट्रांजैक्शन डू नॉट कंस्टिट्यूट द कंटिन्यूएशन एक्टिविटी, जो आउटस्टैंडिंग फ्यूचर ट्रांजैक्शन से बची हुई है, कौन सी है, पैसा लेना डेट से, वो तो रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है ना, वो कंटिन्यू है ही नहीं, वो तो मतलब वो इरेलीवेंट है। आउटस्टैंडिंग डू नॉट कंस्टिट्यूट द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। एंड कंसिक्वेंटली द ऑपरेशन हैज बीन, ये डिसकंटिन्यूड मान लिया जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड, नेक्स्ट इस पे एग्जांपल पे आओ। एक्स वाई जेड कंपनी हैज वन बिजनेस सेगमेंट, एक बिजनेस सेगमेंट है इसकी, और ऑपरेट्स करते हैं यूके में, यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में, मतलब इनके एक बिजनेस सेगमेंट के यूके में भी है, यूएस में भी है, एक ऑस्ट्रेलिया में भी है। ईच ऑफ दीज ऑपरेशन रिप्रेजेंट ए कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो मतलब ये कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड का, ठीक है। एंड ए मेजर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। मेजर जियोग्राफिकल एरिया, हमने देखा था कि डिसकंटिन्यूड होता है तो कंपोनेंट में मेजर जियोग्राफिकल एरिया भी आया था मेरा, ठीक है। वो मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू सेल द यूएस ऑपरेशन व्हिच मेट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ड्यूरिंग द ईयर। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हैज डिसाइडेड
टू सेल द यूएस ऑपरेशन। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो यूएस वाले को सेल कर देंगे, और ये मेरा मेजर जियोग्राफिकल एरिया है। अगर इसको सेल करता हूं, मैं सेल करता हूं और मेरा मतलब कि इंड AS 105 का क्राइटेरिया मीट करके क्लासिफाई हो जाती है एज हेल्ड फॉर सेल, विच मेट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ड्यूरिंग द, ये क्लासिफाई हो चुकी है एज हेल्ड फॉर सेल, तो इसको मैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कह सकता हूं, क्योंकि मेरा वो कंपोनेंट है। और फ्यूचर वाला मतलब कि क्लासिफाई हो चुकी है फ्यूचर के लिए, तो उसको कह सकता हूं मैं दी यूएस ऑपरेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन XYZ फाइनेंशियल एज ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन डिस्पाइट द फैक्ट देयर हैज बीन नो चेंज इन द नंबर ऑफ बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट्स जरूरी नहीं कि चेंज होना, ठीक है, इनकी एक ही बिजनेस सेगमेंट थी, ठीक है। अब इनकी जियोग्राफिकल एरिया तो एक बंद हो गया ना, हमारे कंपोनेंट में जियोग्राफिकल एरिया भी देख रहे थे। ओके, तो आइए हमारे नोट्स पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 3 और 4 भी करते हैं अभी, इलस्ट्रेशन 3 और 4। सर कितना इलस्ट्रेशन करवाओगे? बस बस थोड़ा और वेट करो, सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, तो नुन्नू सा इलस्ट्रेशन है। MNO disposes ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी बाय सेलिंग, इसमें क्या बताना है इन्होंने क्वेश्चन दे रखा ना, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सिनेरियोज गिव राइज टू ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्ड फॉर सेल। तो ये इन्होंने सिनेरियोज दिए हैं अलग अलग, इसमें बताना है कि क्या ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है और हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होगी, ठीक है। हम बताते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जितने भी मेरे क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल होते हैं वो सारे क्या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होते हैं? नहीं। कौन से वाले डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होंगे? जितने भी मेरे अगर हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो चुके हैं, हेल्ड फॉर सेल अगर क्लासिफाई हो चुके हैं, तो उसमें से सिर्फ जो मेरे कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें ये भी देखा था ना कि कंपोनेंट कंपोनेंट कौन से थे वो? मेजर जियोग्राफिकल एरिया, मेजर बिजनेस लाइन और सब्सिडरी, जो इसीलिए एक्वायर की थी कि मेरे को सेल करनी है, यही होंगे अगर, तभी मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगा। अगर नहीं है, वैसे मैंने कोई डिस्पोजल ग्रुप वगैरह बेचा, मान लो वो मतलब कि इन कंपोनेंट्स में नहीं था, इसके अलावा कुछ और ग्रुप ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी वगैरह सेल कर दिया, बट ये मेजर वाला में नहीं था, ठीक है। तो उस केस में ये मान लो ना आप सीधा सा कि मेरे दिल्ली के अंदर मल्टीपल स्टोर्स हैं, ठीक है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं, बट उसमें से एक स्टोर मैंने बेच दिया लगा लो, तो मेजर जियोग्राफिकल एरिया तो नहीं गया ना, दिल्ली में तो और भी स्टोर चल ही रहे हैं, चाहे तो पूरे दिल्ली के सारे स्टोर बंद करूं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था आपको, समझे? ये तो सारे स्टोर्स बंद किए थे मैंने, तब मैंने कहा था हाँ ये मेरा मेजर जियोग्राफिकल एरिया था। बट अगर एक ही लोकेशन है सिर्फ, मान लो मेरे दिल्ली के अंदर 50 स्टोर्स हैं, 50 में से मैंने एक अगर सेल कर भी दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया सिर्फ एक 50 में से, तो बाकी तो चल ही रहे हैं ना दिल्ली में। दिल्ली में चाहे तो 50 के 50 बंद करता मैं, तो कहता हाँ मेजर जियोग्राफिकल एरिया, तो उसमें उसको बेचता, तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी मानता। अब वो डिसकंटिन्यूड तो हुआ नहीं ना, वो तो सिर्फ मेरा हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया, वो मतलब जो एक अपना स्टोर बेचा मैंने, ठीक है। और क्या सारे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आपके हेल्ड फॉर सेल माने जाएंगे? नहीं। अब क्या होता है कि आपने अबेंडन किया, कोई काम धंधा ही रोक दिया, बस उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं करोगे। अगर आपने पहले ही सेल कर दिया विदाउट उसके क्लासिफाई करेगी, कहा बस बेच दिया मैंने, तो मतलब कि हो सकते हैं दोनों साइड हो सकते हैं कि ये हो या ये ना हो, दोनों भी हो सकते हैं। आपने तो देख लिया अच्छे से, तो आइए बात करते हैं। अब एमएनओ ने डिस्पोज किया है कंपोनेंट को, कंपोनेंट है ये एंटिटी का, ठीक है, कंपोनेंट दे रखा है बाय सेलिंग दी अंडरलाइंग एसेट्स, उसने बाय सेलिंग दी अंडरलाइंग एसेट्स को सेल किया इसने, दी सेल्स ट्रांजेक्शन इज इनकम्प्लीट एट द रिपोर्टिंग डेट, जो इनकी सेल ट्रांजेक्शन है वो इनकम्प्लीट है, अभी अभी इनकम्प्लीट है, बट इनको सेल करनी है, ठीक है, जो उसके अंदर कंपोनेंट में एसेट्स आती हैं सारी। अब कंपोनेंट है मतलब कि इन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे को कौन सा कंपोनेंट है जियोग्राफिकल बिजनेस, बट इन्होंने कंपोनेंट डायरेक्ट ही बता दिया कि हाँ ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट है तो मैं यही मानूंगा ना कि मेजर बिजनेस लाइन होगी या फिर मेजर जियोग्राफिकल एरिया होगा या सब्सिडरी होगी वो, ठीक है। तो ये मतलब कि वो होगी, और उसको मैं अगर क्लासिफाई कर रहा हूं, यहाँ पे क्लासी सबसे पहले देखूंगा क्लासिफाई हो रही है हेल्ड फॉर सेल, हाँ, क्योंकि उस दिन मेरी ट्रांजेक्शन अभी इनकम्प्लीट है, सेल नहीं हुई है, मतलब कि बुक्स में मेरे को पता है कि सेल कर रहा हूं इसको, ये मान लेता हूँ कि सेल कर रहा हूं, तो क्राइटेरिया मीट हो ही गया होगा, तो इसको यस हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करूंगा। और
फ्यूचर के लिए हम देखते थे कि अगर कोई कंपोनेंट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया मैंने तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी मान लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये पीके और लिमिटेड है सीज एक्टिविटीज, सीज हो गई इसकी एक्टिविटीज, इसने वो बंद ही कर दिया, मतलब कि दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जिससे कि वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डेफिनेशन मीट कर गई है विदाउट सेलिंग एनी एसेट्स। इसने साफ बोल दिया कि उसने एसेट्स कोई सेल नहीं की है, सेल नहीं किया है, ये अबंडन किया है उसने, मान लो अबंडन किया है, ठीक है अबंडन किया तो मतलब कि डिसकंटिन्यूड तो है बट ये नहीं है, हेल्ड फॉर सेल नहीं है, समझे। STU ceases activities and has already completed the sale of the underlying at the reporting date। अब मैंने क्या एग्जांपल दिया यहाँ पे, बहुत अच्छे से अभी समझाया था मैंने आपको कि इसने एक्टिविटी बंद कर दी है और उसने सेल भी कर दी है, सेल भी कर दिया उसको, ठीक है। उस केस में हेल्ड फॉर सेल तो होगा नहीं, डिसकंटिन्यूड हो जाएगा मेरा, ठीक है। VWX will sell or has sold assets that are within the scope of Ind AS 105 but does not discontinue any operation। ये इसने साफ कह दिया कि उसने डिसकंटिन्यू कोई किया ही नहीं ऑपरेशन, तो डिसकंटिन्यूड तो होगा ही नहीं, ठीक है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो होगा ही नहीं, बट इसने सेल करनी है अभी, विल सेल, तो ये हेल्ड फॉर सेल मानी जाएगी, ठीक है। अभी हमारा इलस्ट्रेशन फोर्थ, सन लिमिटेड इज ए रिटेलर ऑफ टेक अवे फूड लाइक बर्गर एंड पिज्जा। सन लिमिटेड एक रिटेलर है टेक अवे फूड का, जो बर्गर पिज्जा वगैरह, जैसे कि इट डिसाइड्स टू सेल वन ऑफ इट्स आउटलेट्स लोकेटेड इन चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली। वो न्यू दिल्ली के अंदर उसका मतलब चांदनी चौक के अंदर एक आउटलेट है जो उसको वन ऑफ इट्स, इसके मल्टीपल आउटलेट्स है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी विल रन अदर, मतलब ये इसके अलावा 200 आउटलेट्स और रन कर रही है, बट उसमें से एक आउटलेट इसका जो चांदनी चौक पे था उसको ये सेल करना चाहते हैं, ठीक है। क्या इसको हेल्ड फॉर सेल मान लूंगा मैं? हेल्ड फॉर सेल तो है। क्या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मानूंगा मैं? मैंने अभी क्या बताया था आपको एग्जांपल में, ऊपर समझा रहा था जब मैं कंसेप्ट, नहीं इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं कहूंगा, क्योंकि ना तो मेरा मेजर जियोग्राफिकल एरिया, ना मेरा मेजर बिजनेस लाइन, ना मेरी ये सब्सिडरी जो परचेज से ली गई थी सेल करने के लिए। All criteria mentioned in Ind AS 105 for classification of asset has held for sale were met on। ये 1 अक्टूबर 2001 को क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट कर देती है, ठीक है। दी आउटलेट विल बी सोल्ड इन जनवरी 2002, तो ये मतलब कि सेल तो होगा मेरा 2002 में, बट क्राइटेरिया मीट कर गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया वर फर्स्ट मेट ऑन। तो अब इसकी बुक्स मान लेते हैं कि मैं 31 मार्च 2002 को क्लोज होगी, 31 मार्च 2002 को क्लोज होगी, तो जब यहाँ पे मेरी फाइनेंशियल बनेगी तो उसके अंदर क्या इसको एज हेल्ड फॉर सेल दिखाऊंगा? हाँ ये दिखाऊंगा मैं, क्योंकि उस दिन क्राइटेरिया मीट कर गया ना हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल का यही होता है ना कि मैं विद इन 1 ईयर के अंदर सेल कर दूंगा, मतलब क्राइटेरिया मीट कर चुके हैं, तो उस दिन क्या हेल्ड फॉर सेल दिखा दूंगा इसको। आउटलेट सोल्ड हुए 2002 में, मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द आउटलेट इज ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ये कहते हैं कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। भाई किस चीज का डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन? कोई मेजर जियोग्राफिकल एरिया था, कोई मेजर बिजनेस लाइन थी क्या? ये कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे थोड़े होता है, अपनी मनमानी चला रहे हो। ये मेरे को लग रहा है मैनेजमेंट में कोई सीए इन्होंने लगाया नहीं होगा, अगर लगाया होगा तो कोई ऐरा गैरा सीए लगा दिया होगा। सारंग सीए क्लासेस विपिन सिंगला से पढ़ा हुआ सीए नहीं लगाया होगा इन्होंने। ये कुछ ज्यादा बोल गया मैं, मतलब कि सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, सारे टीचर अपने एफर्ट्स फुल डालते हैं, ठीक है। एंड वॉन्ट्स टू प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ आउटलेट एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मैनेजमेंट बिलीव करती है कि दैट आउटलेट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड वांट्स टू प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ आउटलेट एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। हाँ ये चाहते हैं कि इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में दिखाएं और वांट टू प्रेजेंट द आउटलेट इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। आप बताओ क्या ये सही है? नहीं बिल्कुल सही नहीं है, हमने तो पहले देख के ही बता दिया एक बार। चांदनी चौक इज ए डिस्पोजल ग्रुप, ये डिस्पोजल ग्रुप जरूर है बट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, एज इट इज ओनली वन आउटलेट, इट इज नॉट ए मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, ना मेजर जियोग्राफिकल एरिया, ना फिर ये सब्सिडरी जो कि रिसेल करने के पर्पज से लियो, समझे। आइए दोबारा से नोट्स पे चलते हैं। ये नोट्स चाहिए आपको तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, मैं आपको सब प्रोवाइड कर दूंगा वहां पे, सब के सब। अभी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे होगी इसकी देख के चलते हैं। बस ये रह गया हमारा प्रेजेंटेशन वाला, फिर डिस्क्लोजर तो आप ही करोगे खुद।
स्टेटमेंट ऑफ P&L, एक एंटिटी प्रेजेंट करती है। हाँ, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन की, मैं इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दे दिया है। ठीक है, ये देखो बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दिया कि कैसे करना है आपको इसको। इसको एक सिंगल अमाउंट की तरीके से शो करोगे आप P&L में कि इतना डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन का कॉस्ट है इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L कंपेरिजिंग, जिसके अंदर आएगा आपका पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन। जो डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन किया उसका प्रॉफिट लॉस, जब वो मतलब कि ऑपरेशन कर रहा था, मतलब कि ऑपरेशन कर रहा था तो बीच में बंद किया ना, तो कुछ टाइम पे उसने ऑपरेशन किया होगा, तो उस ऑपरेशन से कितना उसने प्रॉफिट लॉस लिया। ठीक है, और एक पोस्ट गेन, पोस्ट टैक्स गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन द मेजरमेंट ऑन द मेजरमेंट टू FVLCTS और ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप कंस्टिट्यूटिंग द डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन। तो ये मतलब कि, और जब इसके अंदर इंड AS 105 के अंदर उसने डिस्पोजल वगैरह फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वगैरह पे किया, तो उसका कितना प्रॉफिट लॉस वगैरह हुआ, तो इन दोनों का टोटल करके आपको एक सिंगल अमाउंट दिखानी है वहां पे। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझाता हूं, अभी आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि खिचड़ी सी पक गई है, तो मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। दिस सिंगल अमाउंट इज प्रेजेंटेड बिलो, ये कहां पे दिखानी होगी आपको, प्रॉफिट फॉर दी पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से नीचे एक लाइन और डालनी होगी, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इसका एग्जांपल दे रखा मैंने, एक रिलायंस लिमिटेड है जो डिसाइड करती है डिस्कंटिन्यू करने का अपना रिटेल डिवीजन को। उसने कहा कि मैं अपने रिटेल डिवीजन को डिसकंटिन्यू कर देता हूं। अब इसका प्रॉफिट है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आफ्टर टैक्स ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, कितना, 50 लाख का, 50 लाख का इसका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट है। ठीक है, इसके नीचे ही शो करेंगे, जब हमारे फाइनेंशियल में प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला आ जाएगा उसके नीचे ही लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है मैंने, शायद दे रखी है, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग P&L का एक्सट्रैक्ट दे दिया, प्रॉफिट फॉर दी पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 50 लाख। अब ये प्रॉफिट फॉर दी पीरियड फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये कहां से आया, ये मैं अभी बताता हूं आपको। अभी फॉर द रिटेल डिवीजन, जो डिसकंटिन्यू हो चुके रिटेल डिवीजन, उसने प्रॉफिट किया था ऑपरेशन से, जब वो मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर बिफोर टैक्स उसका 4 लाख का प्रॉफिट था। मतलब जब वो धंधा कर रही थी अपना, जब ऑपरेशन में थी, बीच में बंद हुई है ना, वो डिसकंटिन्यू बंद हुई है, सेल हुई है, जो भी मतलब डिसकंटिन्यू जिस दिन दिखा दिया, या फिर हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया होगा तो उसको भी डिसकंटिन्यू ऑपरेशन दिखाते हो। तो वो ऑपरेशन तो कर रही होती, मतलब अपना ऑपरेशन तो चला रही होती है ना, कंटिन्यू कर रही होती है, बट उसको डिसकंटिन्यू दिखाते हैं हम। तो जो प्रॉफिट लॉस वगैरह उसने किया वो वाला, और एक लॉस ऑन मेजरिंग इट्स हेल्ड फॉर सेल एसेट्स टू, जब इसको अगर मान लो मैंने FVLCTS पे मेजर कर दिया कैरिंग अमाउंट, और FVLCTS विच एवरेज लोअर पे मेजर कर देता हूँ इंड AS 105 के अंदर। ठीक है, इसने वो मेजर कर दिया, तो इसमें इसका लॉस आ गया 1 लाख रुपीज का। ये बिफोर टैक्स दे रखे हैं दोनों, हमें तो आफ्टर टैक्स लेने हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया इसका, 4 लाख प्रॉफिट, 1 लाख का लॉस, 3 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया, 3 लाख। अब हमें आफ्टर टैक्स लेना, एप्लीकेबल टैक्स रेट है इसका 30%, तो टैक्स इसके ऊपर कितना हो गया, कौन से के, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के ऊपर 90,000। ये कैसे आया, 3 लाख मल्टीप्लाई 30%, ये हो गया 90,000। अब मेरा ये 2,10,000 कैसे आया, मेरा 3 लाख का नेट प्रॉफिट था, उसमें से माइनस किया मैंने टैक्स, कितना 90,000, ये आ गया मेरा 2,10,000 का फिर, और इसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया फिर। ठीक है, समझे, ऐसे प्रेजेंटेशन होगी इसकी, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया इस पीरियड का, दिस प्लस दिस, ये वाला। अब सिंगल अमाउंट का एनालिसिस आपको शो करना होगा, एन एंट्री सेल प्रेजेंट एनालिसिस ऑफ द सिंगल अमाउंट। जो सिंगल अमाउंट आपने निकाली है ना, ये आप सीधा ये नहीं दिखा सकते कि 2,10,000 वहां पे, इसका एनालिसिस तो आपको दिखाना होगा कि कितना रेवेन्यू था, कितना एक्सपेंसिस हुआ, क्योंकि आप ऑपरेशन कर रहे हो बिजनेस, तो आपका चल ही रहा है, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो चुका है, ऑपरेशन था पूरा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मान लोगे उसको, बट वो काम तो किया होगा उसने, चाहे तो बंद हुई हो या फिर अभी क्लासिफाई हेल्ड फॉर सेल हुई हो, तो उस केस में काम तो चल रहा है। उसमें आपको दिखाना होगा कि कितना रेवेन्यू है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का, कितना एक्सपेंसिस है, कितना प्री टैक्स का प्रॉफिट है, कितना उसमें लॉस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, उसका रिलेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है, अब ये कहां पे दिखाना होगा आपको, चाहे तो आप इसको, आपको वैसे तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही दिखाना होता है, बट आप इसको P&L के अंदर भी दिखा सकते हो। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि कभी कभी चलो आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, बट नॉर्मली आपको नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही दिखाना है। ठीक है,
अब रिलेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस, गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड ऑन द मेजरमेंट टू और ऑन द डिस्पोजल, कि कितना गेन या लॉस हुआ जब आपने एफसीएल फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर वगैरह किया होगा तो, ठीक है, या फिर डिस्पोजल वगैरह किया होगा तो कितना आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आपको शो करना है। नेट कैश फ्लोज एट्रीब्यूटेबल टू, आपको ये भी शो करना है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड वाला कितना है, ये दिखाना होगा डिस्क्लोजर इन नोट्स या फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, इन दोनों में से कहीं दिखाना। ऊपर वाला दिखाना था आपको, ये P&L वाला था मेरा सारा, ये वाला कैश फ्लो वाला आ गया, ये कैश फ्लो या उसके नोट्स में दिखाना है, ऊपर वाला आपको समझे। यहाँ पे भी एसेट्स लाइबिलिटीज, एसेट लाइबिलिटी को ये प्रेजेंट करनी होगी आपको सेपरेटली कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, क्योंकि हमने P&L भी सेपरेटली दिखाया, कैश फ्लो में भी सेपरेटली कर दिया इधर देखो, और एसेट लाइबिलिटी को भी सेपरेटली दिखाओगे। अब आपने एक प्रेजेंटेशन का पहले भी देखा होगा, जब हम यहाँ पे कर रहे थे बात, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लास्ट लेक्चर में हमने करवाया था, प्रेजेंटेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, जब ये किया था आपने, समझो, और अब किया था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर की, ऐसा क्या है। अब मैं पहले हेल्ड फॉर सेल का बताता हूँ। हेल्ड फॉर सेल में जो मेजर डिफरेंस है वो बता रहा हूँ आपको, कि ये वाला, उसके अंदर हम दिखाते थे जब डिस्पोजल ग्रुप वगैरह था, एक डिस्पोजल ग्रुप जो मतलब एसेट जो भी मतलब क्लासिफाई हो गई है हेल्ड फॉर सेल, बट डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है, उस केस में सेपरेट लाइन दिखाते हैं P&L में, करंट ईयर की दिखाते हैं सिर्फ, कंपेरेटिव स्टेटमेंट में कोई भी फिगर्स को रिस्टेट नहीं करते हैं, ठीक है, OFHS। और डिस्कंटिन्यूड में हम एक सिंगल लाइन दिखाई थी P&L में कि प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशंस वगैरह, ठीक है, P&L में सिंगल लाइन दिखाते हैं और रिस्टेट कर देते हैं जो कंपेरेटिव्स होते हैं P&L और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज वगैरह में, तो उसके अंदर कंपेरेटिव्स होते हैं ना जो पुराने ईयर्स के भी होते हैं, उनको भी रिस्टेट कर देते हैं, उनको भी रिवाइज कर देते हैं फिगर, उनको भी यही दिखाते हैं, डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन मान के दिखाते हैं उनको भी, समझे। अब इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशंस, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस क्या है डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशंस के केस में। ऑपरेशन सीजिंग टू बी क्लासिफाइड एज discontinued. If an entity ceases to classify a component as discontinued, the results previously presented as discontinued operations must be reclassified and included in income from continuing operations for all period. ये कह रहे हैं कि अगर एंटिटी सीज कर देती है क्लासिफाई, जो उसने डिस्कंटिन्यू किया था, वो कहते हैं कि नहीं अब इसको कंटिन्यू ही करेंगे, बेचेंगे नहीं या फिर बंद नहीं करेंगे, इसको अबंडन नहीं करेंगे, ठीक है, अबंडन नहीं करेंगे, अबंडन करेंगे वाला तो डिस्कंटिन्यू हुआ ही नहीं था मेरा, पकड़ो, ठीक है, मतलब कि इन्होंने पहले सोचा होगा कि हाँ इसको हम बेचेंगे, तो अब इन्होंने कहा कि नहीं बेच रहे कोई, ठीक है, वो चीज हो गया, मतलब कि अब डिस्कंटिन्यूड नहीं है, अब चला रहे हैं, या फिर इन्होंने बंद कर दिया था पहले, बट अब इन्होंने सोचा कि नहीं इसको चला लेते हैं, बट पहले जब इन्होंने बंद किया था उस टाइम इन्होंने टेम्परेरी नहीं सोचा था कि बंद कर रहे हैं, उन्होंने परमानेंट ही सोचा था बंद करने की। अगर इन्होंने उस टाइम टेम्परेरी सोचा होता बंद करने की, तो क्या उसको डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन कहते हैं? नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करके आना दोबारा से, ठीक है। उस अगर टेम्परेरी ये बंद कर रहे हैं, अबेंडन कर रहे हैं, टेम्परेरी बंद कर रहे हैं, तो उसको हम डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं कहेंगे। The results previously presented as discontinued must be reclassified and included in income from। तो अगर मान लो इन्होंने पहले बंद कर दिया था, ये सोचा था कि अब दोबारा नहीं चलाएंगे इसको, बंद ही कर दिया, बट इन्होंने अब दोबारा कंटिन्यू कर लिया, या फिर इन्होंने हेल्प फॉर सेल सोचा था करने की, बट अब मतलब कि इन्होंने बेचने का सोचा था, बट अब इनका प्लान चेंज हो गया कि अब यूज ही करेंगे इसको, खुद ही चलाएंगे, नहीं बेच रहे, तो उस केस में पहले डिसकंटिन्यू हो गया था, तो अब कंटिन्यूड मान लिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी रिक्लासिफाई करनी होगी, ठीक है, जितनी भी आपने प्रेजेंट की होगी पहले के रिजल्ट्स वगैरह, पहले की भी, वो सारे भी आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शो किया होगा। इफ एन एंटिटी टू क्लासिफाई ए द रिजल्ट प्रीवियसली प्रेजेंटेड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मस्ट बी रिक्लासिफाइड, पहले वाले जो आपने रिजल्ट्स शो किए होंगे फाइनेंशियल वगैरह में, वो सारे रिक्लासिफाई करने होंगे, पहले डिसकंटिन्यूड शो किया होगा, अब कंटिन्यूड शो करोगे, एंड इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस फॉर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड, जितने पीरियड्स प्रेजेंट किए सबके अंदर आपको कंटिन्यूड शो करना होगा। और अगर इंटरेस्ट और अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल हो चुकी है, दैट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शैल कंटिन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था उसमें पहले ही। इंटरेस्ट या अदर एक्सपेंसेस होते हैं, हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 105 में आने के बाद नहीं लगाते हैं, बट इंटरेस्ट और अदर एक्सपेंसेस जो एट्रीब्यूटेबल होते हैं लाइबिलिटीज की डिस्पोजल ग्रुप से रिलेटेड, जो क्लासिफाई हो चुकी है हेल्ड फॉर सेल, उसको अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माना तो भी उसको रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। ये सेम ही है मेरा हेल्ड फॉर सेल वाला, ठीक है। अब ये डिस्क्लोजर वाला है, ये वाला पोर्शन आप कर लेना, बहुत इजी पोर्शन है। डिस्क्लोजर वगैरह में क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें क्या शो करना होता है वही दिखा रखा है, डिस्क्रिप्शन दिखा दो ये वो, ठीक है। अभी आपको
हमारा ये वाला इंडेक्स, हाँ ये वाला इंडेक्स हो गया क्या कंप्लीट? कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? मैं देख लेता हूँ। हाँ इसका रह गया ना ये 18th और 23। हाँ हाँ ये रह गया एग्जाम्पल 18th और 23 पे आओ। अभी कर देता मैं तो बंद। 18th और 23 यहाँ पे कुछ नहीं है इसमें इतना, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं दिखा रखा इन्होंने, P&L में दिखा रखा कि कैसे कैसे इसको शो करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का आ गया था सारा। इसके बाद एक लाइन डाली है इन्होंने प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की, ये लाइन आएगी, ठीक है। अब ये उसके बाद प्रॉफिट फॉर पीरियड टोटल पीरियड आ गया, मतलब कि कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूड दोनों का टोटल। फिर एट्रीब्यूट टेबल वगैरह कैसे कैसे एट्रीब्यूट करते हैं ओनर्स के अंदर, मतलब पेरेंट के अंदर, और ये बाकी एनसीआई के अंदर। ये मतलब कि डिसकंटिन्यूड की ये वाली लाइन आई है सिर्फ। इसका एनालिसिस भी देना होगा आपको नोट्स के अंदर, वो इधर लिखा हुआ है, बट आप यहाँ पे भी दे सकते हो। उसमें लिखा हुआ था नोट्स में, आईसीआई के में लिखा हुआ था। तो अभी एक आपको 18th का और करवाना था मेरे को। ये देखो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल कहाँ पे शो करते हो? यहाँ पे देखो अदर करंट एसेट के बाद ये करंट एसेट्स के नीचे यहाँ पे अलग से शो करते हो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया आपको, ये एसेट्स हेल्ड फॉर सेल कर दो। और 18th और करवाना मेरे को आपको भी, एक छोटा सा एग्जाम्पल हो रहा है ये तो नू 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 से एग्जाम्पल है ये, इसके अंदर कुछ है नहीं। अब इसके अंदर मैंने देखो डिस्पोजल ग्रुप की कैसे प्रेजेंटेशन होती है, हेल्ड फॉर सेल जो क्लासिफाई हुआ था। इसकी देर की पीपी देर की इन्वेंट्री, ये एलिमेंट ऑफ 400 रिलेटेड टू दिस उसकी थी। इसका मैं वो प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट आती है, उसके बाद आता है फिर मेरा एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। मैंने आपको वो रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखा दिया था जो आईसीआई के स्टेडीमेट में दिया हुआ था, और ये इन्होंने वो दिखा रखा कि कैसे शो होता है यहाँ पे एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। और यहाँ पे कुछ ओसीआई वगैरह का होगा, ठीक है, उन एसेट से रिलेटिंग जो हेल्ड फॉर सेल है वो आएगा, ठीक है। और और यहाँ पे लाइबिलिटीज, ये मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, फिर ये जो लाइबिलिटी उससे हेल्ड फॉर सेल मानी गई है, क्लासिफाई हो गया वो वाली, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। करंट के बाद आती है, करंट के बाद ही आती हैं दोनों, समझे। बस यही दिखाना था मेरे को। और अभी चेक कर लेता हूँ कुछ रहा तो नहीं है इसमें। 18th हो गया, 23 हो गया, ये वाले सारे हो गए हमारे, ठीक है, ठीक है जी। ये हो गए थे दोनों के दो। हाँ जी। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ क्या करना है अभी। ये आपने लेक्चर देख लिया अच्छे से। अभी आपकी मेन ड्यूटी है सबसे पहले आईसीआई के जितने भी टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सब कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है। और ये इंडेक्स कंप्लीट रिवाइज कर लेना आपको, सिर्फ लेक्चर देख के नहीं छोड़ना है आपको। टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन कुछ कुछ जितने नोटबुक पे लिख के कर सकते हो करो, बाकी कैलकुलेटर पे जरूर कर लेना, ठीक है। मतलब कि आपको मिनिमम 30 से 40% नोटबुक पे करके देखने होते हैं, ठीक है, मिनिमम। बाकी वाले आप कैलसी पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेक्चर आपने देख लिया, रिवाइज कर लोगे, टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक तो। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हैं तो लाइक भी कर दो, और कमेंट में बताओ कि आपको, कमेंट की स्पेलिंग क्या होगी, कमेंट करके बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। गालियां देनी है, गालियां तो मत दी देना आप। अगर बेकार भी लगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना कि सर मजा नहीं आया, ठीक है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहो। बस मिलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स में अब आपसे, तब तक के लिए बाय।